दिल दहला देने वाली ऊंचाई पर बादलों के साम्राज्य में तूफानों से भिड़ते हुए दौड़ कर अजय, इस साइड। हमें खोज कर लाना है एक ऐसा दृश्यम जिसे केवल पौराणिक ग्रंथों में पढ़ा गया है। बहुत परेशानी हो रही है, कैमरा साफ करके देखना पड़ेगा। लोग उसे कहते हैं इंद्र वज्र। आज दृश्यम की शुरुआत इंद्रधनुष के इस दृश्यम के साथ हम कर रहे हैं। आपने इंद्रधनुष का ये दृश्यम तो किसी भी शहर में, गांव में या जंगल में या कहीं पे भी देखा जरूर होगा, लेकिन क्या आपने इंद्रवज्र के बारे में सुना है? नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ। इंद्रवज्र कैसा दिखता है, इंद्रवज्र क्या होता है, ये तमाम सवाल के जवाब हम आपको आज दृश्यम के जरिए देने वाले हैं, क्योंकि आज भारतवर्ष के लिए हम इंद्रवज्र का दृश्यम लेकर आएंगे। अब इसके लिए सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में हम उस चोटी पर जाएंगे जिसे हरिश्चंद्र गढ़ के नाम से जाना जाता है। हर कदम आपके लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। यहाँ फिसलन बहुत ज्यादा है। हजारों फीट ऊंची इस रास्ते में जब हम पहुंचेंगे तो बताया जा रहा है कि तमाम परेशानियां हैं। बारिश लगातार आपकी परेशानियों को बढ़ा रही है, लेकिन हाँ, वहां पहुंचने के बाद जो देखने को मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। और यही वजह है कि आज ये दृश्यम दिखाने के लिए, इन तमाम परेशानियों का सामना करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। यहां से गिरने का मतलब है आप नीचे कई सौ फीट गहरी खाई में गिर जाएंगे। तो आइए भारतवर्ष के लिए लेकर आते हैं वो दृश्य जो सिर्फ हरिश्चंद्रगढ़ से नजर आता है, यानी इंद्रवज्र, जिसे देखने के लिए मैं तो एक्साइटेड हूं और ऐसा लग रहा है कि एक सेकंड की देरी करना भी अब गलत होगा। तो जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं। इंद्रवज्र क्या होता है, कैसा दिखता है, कुछ नहीं पता था। ये कहां दिखता है, इसका पता महाराष्ट्र के कुछ ट्रेकर्स से मिला। महाराष्ट्र में पुणे से करीब 125 किलोमीटर दूर एक गांव है खीरेश्वर, जहां एक पहाड़ हरिश्चंद्रगढ़ की चोटी पर इंद्रवज्र का दृश्यम दिखता है। खीरेश्वर पहुंचे तो पहाड़ दूर से दिखने लगा था। विशाल भुजाओं वाला आसमान चूमता शिखर, चोटी पर बादलों ने डेरा जमा रखा था। पहाड़ की गोद में बसा है एक छोटा सा गांव खीरेश्वर। गांव पहुंचे तो एक ही सवाल था, ये इंद्रवज्र क्या होता है? आपने आज तक वो हाफ राउंड वाला इंद्रधनुष देखा होगा आधा, लेकिन यहाँ से आपको पूरा इंद्रवज्र जैसा दिखने के लिए मिलेगा। वो नज़ारा बहुत ही अच्छा रहता है।
अगर आप इतनी कठिनाइयां पार करके जा रहे हो तो आपको ये नज़ारा भी देखने को मिलेगा। कोई ठोस जवाब नहीं मिला। जो पता चला उसके मुताबिक पहाड़ की चोटी पर बादलों के बीच कभी कभी एक रहस्यमयी आकृति उभरती है, बिल्कुल सतरंगी। एक खास चमक के साथ कुछ देर दिखती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। हमें लगा गांव वाले इंद्रधनुष को ही बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा इंद्रधनुष धनुष के आकार का है, इंद्रवज्र गोल होता है। तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन दावा दिलचस्प था। हमने शिखर पर जाने का फैसला किया। वजह थे इस पहाड़ से जुड़े पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्य। बताया जाता है कि हरिश्चंद्रगढ़ पहाड़ 3 से 4 हजार साल पुराना है, जिसका जिक्र स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण के साथ अग्नि पुराण में भी है। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि पहाड़ की चोटी से पाषाण काल के साक्ष्य भी मिले थे। ये जो पहाड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमें इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है और इस पहाड़ की दूसरी तरफ जो हिस्सा है, दरअसल वो हिस्सा बताया जाता है जहाँ पर आपको इंद्रवज्र नजर आता है, जिसकी कहानियाँ जुड़ती हैं स्कंद पुराण से। ना सिर्फ स्कंद पुराण से, मत्स्य पुराण से, और इसके अलावा कई पुराणों में इस पहाड़ का और उस स्थान का जिक्र है। फिलहाल जैसे जैसे धूप बढ़ रही है, थोड़ी खुशी है कि हम पहुंच जाएंगे। बारिश हमारा रास्ता नहीं रोकेगी। हम मंजिल की ओर बढ़ चले, नतीजे से बेपरवाह, मुश्किलों से अनजान, एक जुनून के साथ। 5000 फीट की चढ़ाई करनी थी। इंद्रवज्र दिखने का भरोसा भी नहीं था। फिर सोचा कोशिश करने में क्या हर्ज है, पौराणिक जगह है, क्या पता कोई नया दृश्यम ही हाथ लग जाए। जो पहाड़ हम चढ़ने वाले हैं वो बेहद सीधा खड़ा पहाड़ है, उसकी तलहटी पर हैं हम। और देखिए एलिवेशन यहाँ से शुरू हो चुका है, जो बताता है कि आगे सफर कितना मुश्किलों भरा हो सकता है। पहाड़ के निचले हिस्से में जंगल है, इसके बाद खड़ी चट्टानों से सामना होगा। पहली चुनौती इस जंगल को पार करना था। रास्ते में प्यास लगी, सामने नदी दिखी। पानी पीने के लिए झुके, तभी पानी में कुछ दिखा। अगर सावधान नहीं रहते तो पूरा चेहरा लहूलुहान हो सकता था। ये नन्हा साथी यहाँ पर इंतजार कर रहा था और इसका डंक आपको घायल भी कर सकता है, इसलिए आपको संभाल कर पकड़ने की जरूरत है ताकि ये आपको अपने डंक से घायल ना कर दे। फिलहाल मैं इसे
किसी साफ जगह पे छोड़ देता हूँ ताकि ये भी यहाँ रह सके और मैं भी पानी पी सकूँ। कदमों के साथ मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थीं। कुछ देर बाद हम जंगल के घने इलाके में थे। सूरज की रोशनी नदारद थी, रास्ता बेहद तंग और चढ़ाई बिल्कुल सीधी। ये पानी की वजह से आप देखिए कि कितनी फिसलन भरी ये सतह हो गई है और ये रास्ता भी पानी द्वारा मिट्टी काट कर बनाया गया है। सनलाइट यहाँ पर बिल्कुल नहीं पहुँच रही है और यही वजह है कि सोचिए अभी सुबह का वक्त हो रहा है, 10 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ धूप का कोई नामो निशान नहीं है। फिर भी हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। आगे रास्ते पर एक पत्थर लगा था जिस पर बाघ जैसी आकृति बनी थी। पता नहीं इसका क्या मतलब था। जंगल में पूछते भी तो किससे। बाघ के निशान ने चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन इंद्र वज्र के दृश्यम को पहली बार टीवी पर दिखाने का हौसला खौफ पर हावी था। दिमाग में एक पहेली भी चल रही थी। गांव वाले उस गोल आकृति को इंद्र वज्र कहते हैं, जबकि वज्र से जुड़ी पौराणिक कहानी कुछ और कहती है। वज्र भगवान इंद्र का मुख्य अस्त्र था, जो महर्षि दधीचि की अस्थियों से बना था। वज्र देखने में कैसा था, इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता। मान्यता यही है कि वज्र का आकार इंसान की पसलियों जैसा था। ये पहेली तो शिखर पर ही सुलझेगी। इसी उधेड़बुन में आधा रास्ता तय हो गया। तो अब हम जिस जगह पर पहुंच चुके हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि लगभग आधी दूरी हमने पार कर ली। वो देखिए पीछे जो गांव आपको नजर आ रहा है, वो गांव वही गांव है जहां से हमने चढ़ाई की शुरुआत की थी। और अब यहाँ दरअसल आने के तकरीबन 8 रास्ते हैं। हम जिस रास्ते से आ रहे हैं, इस पर एक भी मनुष्य यानी कोई भी मनुष्य हमको नजर नहीं आया है। अब हमको इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, जिसमें तमाम छोटे छोटे झरने नजर आ रहे हैं। और अभी तक गनीमत रही है कि बारिश हमारे इस काम में दखल नहीं दे रही है। अदरवाइज यहाँ पर बारिश कभी भी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो चट्टानें हैं इनमें फिसलन बढ़ जाती है। जंगल पीछे छूट गया। सामने ऊंचा पहाड़ था। असल चुनौती की घड़ी करीब थी। अब सीधी चढ़ाई से पाला पड़ने वाला था। कुदरत ने मुश्किल और बढ़ा दी। बारिश में पहाड़ चढ़ना मतलब मौत को दावत देना। एक जिद थी चोटी पर पहुंचने की। जुनून था इंद्र वज्र के दृश्यम को दुनिया को दिखाने का।
इसके लिए हम हर मुसीबत से भिड़ने के लिए तैयार थे। ये जो पेड़ है ये मेरा सहारा बेशक है, लेकिन ये उतना मजबूत पेड़ नहीं है। ऐसा लग रहा है ये गूलर का पेड़ है और इसकी टहनियाँ बेहद कमज़ोर होती है। लेकिन फिलहाल जब मुझे इस झरने के पार जाना है तो यही रास्ता होगा। यहाँ फिसलन बहुत ज्यादा है। ये सबसे बड़े खतरे की घंटी है। पत्थरों पर काई जमी थी, ग्रिप बनाना मुश्किल था। बारिश ने फिसलन और बढ़ा दी थी। फिसलन बहुत ज्यादा है। ये काई, ऐसी काई से भरी चट्टान जहाँ पर आप अगर थोड़ा भी फिसले तो आपको वही हश्र होगा जो इन पत्थरों का हो रहा है। नीचे गहरी खाई, और ऐसे में सावधानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप सबसे बेसिक जो टेक्निक है उसका सहारा ले सकते हैं कि इन पहाड़ों को आप बैठकर पार करिए, ताकि अगर आप फिसले तो आपके पास बचने की कोई गुंजाइश हो। इस सफर पर हर कदम पर खतरनाक मोड़ थे और हर कदम आखिरी कदम लगता था। फिर भी हम बढ़ते रहे। लेकिन एक मोड़ पर रफ्तार थम गई। पैरों को यहाँ पर ग्रिप नहीं मिल रही है। ये इलाका दिखने को छोटा है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि अगर मैं फिसलता हूँ तो बचने की गुंजाइश यहाँ ज़ीरो है। इसलिए मैं ज़्यादा केयरफुली इसे पार करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कहीं भी ग्रिप बनाने की ज़रूरत है। मोड़ खतरनाक था। कुछ ट्रैकर्स ने सहारे के लिए रॉड लगा रखी थी। अंत में यही काम आया। इतनी मुश्किलों का अंदाजा नहीं था। मंजिल अभी दूर थी। धूप और बारिश मिलते हैं तब इंद्रधनुष बनता है। ये इंद्रवज्र कैसे बनता है? क्या वो वाकई गोल होता है? लोग उसे इंद्रवज्र क्यों कहते हैं? कई सवाल थे, जवाब तो चोटी पर ही मिलेंगे। फिलहाल चोटी पर पहुंचने के लिए अभी एड़ी चोटी का जोर लगाना था। अब ये जो पूरी क्लिफ आप देख रहे हैं ना, पानी लगातार बह रहा है और बारिश अगर हो जाए तो ये झरने का रूप ले लेगा। लेकिन हमको चढ़ना इसी से है, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। मेरे दाईं तरफ आप देखेंगे तो ये क्लिफ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट है, जिस पे आपको ग्रिप बनाने की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर कहीं पर भी आपका हाथ ऐसी जगह नहीं ढूंढ सकता जिस पे वो सहारा ले सके। सिर्फ इसी जगह से आपको जाना है। अब आप समझ सकते हैं कि पानी के बीच में ये रास्ता पार करना कितना मुश्किल होगा, खासतौर से तब जब चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ चोट लगने का मतलब यह है कि आप यहाँ कब तक पड़े रहेंगे आपको भी नहीं मालूम। एक कदम भी गलत पड़ने का मतलब सीधे मौत की खाई में। लेकिन हमारी निगाहें चोटी पर थीं। धीरे धीरे ही सही मंजिल के बेहद करीब पहुंच गए। लेकिन सफर के अंतिम मोड़ पर सबसे बड़ी मुसीबत गले पड़ी।
सामने जिंदगी और मौत के बीच महज एक पतली पगडंडी थी। कभी कभी आप चाहे कितनी भी हिम्मत कर लीजिए, आपका भी हौसला डगमगा जाता है। ये वैसी ही जगह मुझे लग रही है जहां पहुंचने के बाद मुझे डर ज़्यादा लग रहा है, और उसकी वजह साफ है कि यहाँ आपको ग्रिप बिल्कुल नहीं मिल रहा है और खाई है एक तरफ। उस खाई पे जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है वो खाई आपको अपनी ओर खींच रही है। यही वजह है कि इन चट्टानों का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और एकमात्र रास्ता यही है। तभी कदम लड़खड़ाए। अबे पल में आंखों के सामने से मौत गुजर गई। चढ़ना तो है, किसी तरह इस अंतिम बाधा को पार करने में कामयाब रहे। जब ये हिस्सा मैं पार कर रहा था तो मेरी जो राइट थाई है उस पर मुझे क्रैम्प महसूस हुआ, जिसकी वजह से इस छोटे से हिस्से को भी पार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बस अंतिम मोड़ पार करते ही हम पहाड़ की बुलंदियों पर थे। जहां का नजारा अपने आप में एक दृश्यम था। ऐसा लगा मानो हम जमीन और आसमान के बीच हवा में झूल रहे थे। ऊंचाई करीब 5000 फीट से भी ज्यादा। सामने घाटी थी, बहुत गहरी। कहते हैं इसी घाटी में इंद्रवज्र की वो रहस्यमयी आकृति उभरती है। ये अर्धचंद्राकार है। चारों तरफ से आपको जब आप नजर डालते हैं तो सिर्फ ऊंची ऊंची चोटियां नजर आती हैं और गहरी खाई नजर आती है जो ठीक मेरे सामने है। लेकिन इसी खाई में आपको इंद्रवज्र नजर आता है। अब फिलहाल अभी आप नजर डालें तो यहाँ बादल बिल्कुल आपको नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो ये आच्छादित रहता है बादलों से। आप बादलों के ऊपर होते हैं और उन्हीं बादलों में आपको इंद्रवज्र की परछाई, या यूं कह लीजिए कि पूरी तरीके से इंद्रवज्र साफ साफ नजर आता है। ओह, बिजली कड़क रही है। वो गोल होता है, इंद्र के वज्र के आकार का होता है, जिसमें कई रंग दिखते हैं। इंद्र वज्र को लेकर कई किस्से सुन चुके थे, अब देखने की बारी थी। लेकिन उसके दिखने का एक समय तय नहीं है। पल में प्रकट होता है, पलक झपकते गायब हो जाता है। बादल और धूप के बगैर तो उसका दिखना और भी मुश्किल है। लिहाजा अभी उम्मीद बहुत कम थी। कुछ देर के लिए घाटी से नजर हटाई तो आंखों के सामने एक छोटी गुफा और मंदिर था। मैं जिस पॉइंट पर खड़ा हुआ हूं, यहाँ आप महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटियों में से एक यानी तारामती चोटी, उसे आप देख सकते हैं। ये महाराष्ट्र में 6वें नंबर पर आती है अगर ऊंचाई की बात की जाए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम
जिस सफ़र की शुरुआत खीरेश्वर गांव से कर चुके थे, उसे शुरू करने के बाद हम किस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद जब पूरे इलाके पर आप नज़र डालते हैं तो मुझे जो सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है वो चीज़ है तारामती के नीचे बनी ये गुफा। यहाँ पर एक गुफा नज़र आ रही है जिसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ना आपको इसके बारे में कहीं लिखित इतिहास मिलेगा, और ना सिर्फ ये गुफा बल्कि नीचे तमाम मंदिर नज़र आ रहे हैं, कुंड नज़र आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये दृश्य भी आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले गुफा की ओर चलते हैं। मंदिर और गुफा के लिए नीचे जाना था। कमर पर रस्सी बांधी और उतर पड़े 200 फीट गहराई में। खतरा भी था और कुछ मुश्किलें भी थी, लेकिन नीचे जाने के लिए इससे अच्छा रास्ता नहीं था। गुफा और मंदिर यहां कब से हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। जब मुगलों ने 1747 में इस गढ़ पर कब्जा किया, तब लोगों को इसकी जानकारी मिली। माना यही जाता है कि मंदिर दूसरी शताब्दी में बनाया गया, जबकि गुफा पाषाण काल की है, जिसे 6ठी शताब्दी में कलचरी राजवंश के राजाओं ने तराशा था। ये वाटरफॉल और उसके पास ये गुफा वाकई बेहद खूबसूरत गुफा है। और खास बात ये है कि ये पूरे पहाड़ को काटकर बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि पत्थरों को बीच में जोड़ा गया हो। यहाँ आपको रूम भी दिख रहे हैं और हर कक्ष के बाद आपको दाएं और बाएं साइड कुंड नजर आ रहे हैं। इसका उपयोग क्या था ये नहीं समझ में आ रहा है। गुफा का इतिहास 6ठी शताब्दी का है, लेकिन इसकी पौराणिक कहानी इंद्रदेव और उनके वज्र से जुड़ती है। कहते हैं महर्षि दधीचि से वज्र हासिल होने के बाद इस चोटी पर इंद्र भगवान ने एक दैत्य का वध किया था। जब दैत्यों का राज खत्म हुआ, तब इन गुफाओं में तपस्वी पहुंचने लगे थे। यहाँ पर कुछ कलाकृतियां हैं जिसको पढ़ पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि एक तरफ कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, दूसरी तरफ पुरुष बैठे हुए हैं। और पहली बार में यहाँ जो 3 छेद बनाए गए हैं चबूतरे पर, इसे देखकर ऐसे ही लगता है कि ये या तो पूजा का स्थल रहा होगा, जहाँ आप अभिषेक करते थे उसका जल यहाँ इस कुंड से होता हुआ बाहर निकल जाता है। गुफा में कई खोह थे, हर कोने में झरने का पानी पहुंचे, इसका पूरा ख्याल रखा गया था। गुफा के ठीक सामने महादेव का मंदिर है, जो देखने से ही पौराणिक लगता है। गर्भगृह में एक भव्य शिवलिंग है, काफी पुराना, जो हर वक्त जल में डूबा रहता है। शिवलिंग 4 खंबे से घिरा था, जिसमें से 3 मिट चुके थे और चौथा अकेले पूरा बोझ लिए अभी भी खड़ा है। ये एक पहेली है, जिसे सुलझाने के लिए लोग एक मान्यता की मदद लेते हैं। यहाँ जो तमाम लोग हैं वो मानते हैं कि ये जो 4 खंबे हैं 4 अलग अलग युगों को दर्शाते हैं। देखिए ये खंबा पूरी तरीके से खड़ा हुआ है, जबकि आप बाकी जगह जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि ये खंबा लगभग 1/3 बचा हुआ है, जबकि इसके पीछे कोई जो खंबा था वो पूरी तरीके से अब क्षतिग्रस्त हो गया है, टूट गया है। जबकि वो खंबा सामने की ओर जो पड़ता है वो खंबा भी थोड़ा सा उसका अंश आपको नजर आता है। अब माना यह जाता है कि जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग ये खत्म हो चुके हैं, तो एक एक युग के खत्म होने के बाद एक एक खंबे यहाँ खत्म होते गए, नष्ट होते गए। और अब आप जब कलयुग में हैं तो ये खंबा पूरी तरीके से यहाँ ठोस बना हुआ है।
और जिस दिन ये खंबा टूटेगा उस दिन माना जाएगा कि प्रकृति का अंत है। ये जगह जरूर किसी समय आस्था का बड़ा केंद्र रहा होगा। ये पूरी जगह दिलचस्प है और हर मान्यता, हर कहानी इस जगह को इंद्र के वज्र से जोड़ती है। इससे हमारा भरोसा और पक्का हो गया। इंद्र वज्र को देखने की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। लेकिन दिन ढल चुका था। अब सुबह तक का इंतजार करना होगा। शाम का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी ऐसी कोई गुंजाइश यहां नहीं दिख रही है कि इंद्र वज्र आपको नजर आ सके। तो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, और वो विकल्प सिर्फ ये है कि हम यहाँ पर आज कैंप करें और उसके बाद सुबह होने का इंतजार करें, क्योंकि सुबह एक बार फिर से इन घाटियों के बीच आपको वो नजर आएगा जो कहीं और नजर नहीं आता है। सब कुछ अगले दिन के मौसम पर निर्भर करता है। आसमान में बादल छाए रहे, तूफान नहीं आया तो बात बन सकती है। सुबह इंद्रवज्र दिखने की उम्मीद ज्यादा रहती है। अब जो भी होगा कल देखा जाएगा। सुबह हालात और बेकाबू हो गए। घाटी धुंध और कोहरे से भरी थी। कुछ नहीं दिख रहा था और हवा तो मानो सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा थी। जो घाटी है अभी बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। चारों तरफ वो कोहरे से घिरी हुई है। ये अर्ध चंद्राकार बहुत बड़ी घाटी है, लेकिन ये कोहरे से ढकी हुई है। हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सुबह 5 बजे से। अभी जो वक्त है वो देखिए सुबह 5:30 से ज्यादा का हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ कुछ और नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ धुंध नजर आ रही है। लेकिन इस मौसम में इंद्रवज्र दिखने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। कोहरे की वजह से वातावरण में नमी थी। धुंध छटने के बाद अगर सूरज दिखा तो बात बन सकती है। हमें मालूम है कि जब बादल यहाँ पर होते हैं तो उम्मीदें कई गुना बढ़ जाती हैं इंद्रवज्र के दिखने की। तो अब इंद्रवज्र दिख सकता है कभी भी। एक और चीज, आप जब इन कुहासे या कोहरे के पास खड़े होते हैं, आप ये आम भाषा में कह सकते हैं कि बादल बहुत नीचे से होकर गुजर रहे हैं, तो इतनी तेज हवा के साथ घाटी में जब बादल गुजर रहे होते हैं तो ये अपने साथ पानी की बूंदें भी लेकर चल रहे हैं। वो आपको इस जैकेट में नजर नहीं आएगी, लेकिन नमी इतनी ज्यादा है कि आप पूरी तरीके से भीगा महसूस करते हैं। बादल और पानी दोनों मौजूद थे। हम मौसम साफ होने की दुआ कर रहे थे ताकि इंद्रवज्र का अद्भुत दृश्यम दिख सके। कहते हैं पूरे भारतवर्ष में केवल इसी जगह पर इंद्रवज्र नजर आता है। हमारी निगाह पूरी घाटी पर थी। पता नहीं किस कोने में कब वो आकृति दिख जाए। हवा थोड़ी और तेज हुई। धीरे धीरे धुंध छटने लगी थी। अब उम्मीद देखिए कैसे बढ़ती जाती है। ये तेज हवाएं बेशक आपको परेशान कर रही हो, लेकिन जिस हिसाब से मौसम साफ हो रहा है, आप देखिए चारों तरफ आपको अब पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं। जो तमाम पीक्स हैं वो अब यहाँ से साफ नजर आने लगे हैं। आप देखिए अब उम्मीद बढ़ रही है कि कभी भी इंद्रवज्र नजर आ सकता है, और हमारी कोशिश यही है कि हम यहाँ पर मौजूद रहे, डटे रहें। मौसम साफ हो रहा था। आसपास की चोटियां दिखने लगी थीं। हवा भी मध्यम थी। सूरज की किरणें खिलने की कगार पर थीं।
इन सब का एक ही मतलब है, इंद्र वज्र दिखने का अब पूरा मौका था। इंतजार सिर्फ एक चीज का है जिसके लिए हम यहाँ पहुंचे हैं, यानी इंद्र वज्र। वो कभी भी इस घाटी में नजर आ सकता है क्योंकि धूप खिल रही है और उसकी परछाई के साथ ही, मतलब आप जब यहाँ खड़े होते हैं नीचे की ओर देखते हैं तब आपको अपनी परछाई इंद्र वज्र के बीच में नजर आती है। और यही आकृति देखने के लिए हम लगातार इंतजार कर रहे हैं, हम लगातार डटे हुए हैं। कभी भी वो देखने को मिल सकता है और वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। केवल उम्मीद थी, भरोसा नहीं। अक्सर मौसम साफ होने के बावजूद इंद्रवज्र नहीं दिखता और लोग निराश लौट जाते हैं, लेकिन हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। नजरें घाटी पर टिकी थीं। तभी अजय भाग करो, इंद्रवज्र दिख रहा है, दौड़ करो। हम जहां खड़े थे उसके ठीक नीचे गहराई में एक आकृति दिखी, गोल, बिल्कुल इंद्रधनुष जैसी। कई रंगों से भरी, यही इंद्रवज्र था। वो बहुत शानदार है, आपकी परछाई उसमें आपको नजर आती है और आपके चारों ओर एक प्रकाश, वो भी 7 रंगों से घिरा हुआ, यानी इंद्रधनुष पूरा सर्कल में जब नजर आता है आपके चारों तरफ, यह बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा। ये एक अद्भुत दृश्य था। इंद्रवज्र के बीच में खुद की परछाई भी दिख रही थी और अच्छे से देखना चाहते थे, लेकिन आगे बढ़ने में खतरा था। ड्रोन से कोशिश की तो इंद्रवज्र की तस्वीर पूरी साफ हो गई। लोग इसी को इंद्रवज्र कहते हैं। इंद्र के वज्र के आकार से जोड़ते हैं। न जाने कितने किस्से हमने सुन रखे थे, अब वो इंद्रवज्र हमारे सामने था। इसका दिखना किसी आश्चर्य से कम नहीं माना जाता। सुबह 5 बजे से हम यहाँ बैठे हुए हैं और तकरीबन 9 बजे का वक्त जब ये इंद्रवज्र ठीक मेरे सामने है, और वाकई ये बहुत अद्भुत अनुभूति है क्योंकि आपकी परछाई बीच में पड़ती है और चारों तरफ एक घेरा आपको नजर आ रहा है, और ये भी 7 रंगों का घेरा है। ऐसा लगता है कि जिंदगी के तमाम रंग समेटे हुए ये आपको कोई संदेश दे रहा है। ये आपके हर थकान का जवाब है। कुछ देर बाद इंद्रवज्र की वो आकृति गायब हो गई, लेकिन वो अद्भुत पल कैमरे में हर एंगल से कैद हो चुके थे। कहते हैं ये इंद्रवज्र पूरे भारतवर्ष में केवल इसी जगह पर दिखता है, हरिश्चंद्रगढ़ के पहाड़ से, इसी पॉइंट पर। ये आकृति वाकई हैरत अंगेज थी, इंसानी सोच से परे। कुछ लोग इसे इंद्रधनुष का नाम देते हैं। देखने में दोनों सतरंगी होते हैं, लेकिन आकृति में बहुत फर्क होता है और ये अंतर साफ नजर आता है। अब सवाल ये खड़ा होता है, हमें जो दिखा वो क्या था? इंद्रवज्र जिसे लोग पुराणों से जोड़ते हैं, या कुछ और? अब इस कुछ और में ही इस तस्वीर का दूसरा पहलू छिपा था। जिसे समझने के लिए हम दिल्ली में एक विशेषज्ञ के पास पहुंचे, उन्हें सारा मामला समझाया, हर तस्वीर दिखाई, और जो बात पता चली उससे हम हैरत में पड़ गए। अगर हम ऊपर जाएंगे और 40 डिग्री नीचे भी हम देख पाएं, 40-42 डिग्री, हाँ अभी तो हम ऊपर ही देख पाते हैं ना, तो अगर नीचे भी देख पाएं बादलों में तो वो पूरा का पूरा गोल चक्कर वो ऐसा नज़र आएगा।
तो ये कोई अचंभा सा नहीं है। लेकिन चूँकि हम ज़मीन पे रहते हैं और हमेशा वो आधा हिस्सा हम नहीं देख पाते हैं, तो इंद्रधनुष का एक जो हमारे मन में बना हुआ रहता है वो आधे गोले का ही बना रहता है। तो वहाँ पे वो जगह ऐसी बाई चांस ऐसी जगह होती होगी जहाँ से कि वो 40 डिग्री नीचे भी देख पाते होंगे, 40-42 डिग्री नीचे भी देख पाते होंगे। तो वो पूरा का पूरा आसमान अगर आप 40 डिग्री ऊपर और 40 डिग्री नीचे अगर ऐसा आप देख पा रहे हैं तो पूरा गोला नज़र आएगा। जिसे सब इंद्रवज्र कहते हैं, विज्ञान की नजर में यह सर्कुलर रेनबो था, जो एक तरह का इंद्रधनुष ही होता है। जानकारों के मुताबिक इंद्रधनुष का आकार भी गोल होता है, लेकिन जमीन से वो आधा ही दिखता है। धनुष के आकार का ऊंचाई से देखने पर इंद्रधनुष भी गोल नजर आता है। इंद्रधनुष के तो 2 इंद्रधनुष बनते हैं वैसे, एक प्राइमरी इंद्रधनुष कहते हैं, एक सेकेंडरी इंद्रधनुष बनता है जो उसके ठीक ऊपर होता है। ये जो प्राइमरी इंद्रधनुष होता है वो 40 से 42 डिग्री के बीच में होता है। जो उससे ऊपर वाला होता है वो 50 से 53 डिग्री, उधर 3 डिग्री का 50 से 53 डिग्री के बीच में होता है। तो वो भी दिख सकता है, नीचे भी उसका भी पूरा गोला दिखेगा। अगर हम वैसी जगह चले जाएं जहाँ से नीचे भी आपको 50 से 53 डिग्री नज़र आता हो। दावा था कि इंद्रवज्र केवल उस पहाड़ की चोटी पर दिखता है, लेकिन कई बार उड़ते हवाई जहाज की खिड़की से भी बादलों में इंद्रवज्र जैसी आकृति दिखती है। लेकिन इन सबसे पहला पक्ष कमजोर नहीं होता। हरिश्चंद्रगढ़ की चोटी, वहां से दिखने वाला नजारा और सुबह के वक्त घाटी में नजर आने वाली सतरंगी छटा, ये सब उस जगह को, उस नजारे को बनाते हैं एक दृश्यम। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम दृश्यम दृश्यम